साइन क्यूब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको आपको लिखना है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये आपको कैलकुलेट करके बताना है कि है क्या एग्जैक्टली। आपके क्वेश्चन में है वाई नॉट साइन क्यूब पाई एक्स बाई एन। अब वाई नॉट तो ऐसा ही रहेगा, इसकी जगह रिप्लेस करनी है और इस फॉर्मूले से हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू ये 4 डिवाइड में चला जाएगा, इसके 4 डिवाइड में यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। ये जो नेगेटिव है इधर लेके चले जाएंगे, मीन्स ये ऐसे लिखा जाएगा। थीटा की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है पाई एक्स बाई एल, तो ये क्या आ जाएगा वाई नॉट एज इट इज साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाई एल 1/4 विद नेगेटिव साइन, फिर प्लस में 3/4 साइन ऑफ 3 टाइम ऑफ पाई एक्स बाई एल। अब जहाँ पे वो है वही आ जाएगी वैल्यू। फिर चेक करेंगे एल की वैल्यू क्या है। जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, किस केस में है ये लेफ्ट हैंड साइड, जब आपकी वैल्यू क्या रहे वाई एक्स 0 वैन टी इक्वल टू 0, देन फंक्शन आपका जो सॉल्यूशन वो कैसा होगा, इस टाइप से होगा। और हमें पता है इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो कैसे लिखा जाता है। जनरल सॉल्यूशन जो अपनी हीट इक्वेशन होती है, उसकी वेव इक्वेशन होती है, उसके लिए सॉल्यूशन लिखा जाता है वाई ऑफ एक्स टी इक्वल टू समेशन एंड गोइंग 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई कोस एन पाई सी टी बाई डिस्टेंस यहाँ एल है, एल हो जाएगी, फिर प्लस में बी एन की जगह हम पहले ई एन ले रहे थे तो एफ एन साइन एन पाई सी टी ओवर एल। इसके बाहर आपका आएगा साइन एन पाई एक्स ओवर एल, ऐसे है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है एफ एन क्या गिवन है 0 गिवन है या ई एन 0 गिवन है, कौन सा 0 गिवन है बताओ जरा। एफ एक्स 0 है या जी एक्स 0 है? एफ एक्स 0 है तो आपका ई एन 0 हो जाएगा। एफ एक्स से किसको निकालते हैं हम, इसका इंटीग्रेट करके समथिंग मल्टीप्लाई ई एन निकालते हैं, तो यहाँ से ई एन 0 हो जाएगा। अब ये टर्म बचेगी। हाँ जी आपने कल जो लिखा था उसमें आपने एफ एन 0 लिखवाया था, उसमें एफ एक्स 0 होगा। देखो अगर आपको एफ ई एन निकालना है तो एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल ये फॉर्मूला होता है, यहाँ 2/a करके होता है, एल है यहाँ पे तो एल आ जाएगा। फिर जो एफ एन निकालते हैं एफ एन वो क्या निकालते हैं, यहाँ पे आएगा 2/n पाई सी 0 to l जी ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब आपका अगर जी एक्स 0 है तो एफ एन 0 हो जाएगा, और अगर आपका एफ एक्स 0 है तो ई एन 0 हो जाएगा। हम कोई ऐसे कोई रूल थोड़ी बना रहे हैं, हमें तो सिर्फ फॉर्मूले पता है, फॉर्मूले से वैल्यू निकाल रहे हैं। अब ये जो वाई एक्स 0 है ये हमने क्या माना है, हमें पता है वाई एक्स 0 जब t 0 होता है उस केस में हम उसको एफ एक्स मानते हैं, जब उसका डेरिवेटिव के साथ t 0 होता है तब हम उसको जी एक्स बोलते हैं। अब गिवन स्टेटमेंट में क्या है, ये वैल्यू क्या है एफ एक्स गिवन है तो एफ एन 0 होना चाहिए ऐसे इस केस में, ठीक है। ठीक है तो
कोई दिक्कत? हाँ, तो अगर हमारा यहाँ से क्या जीरो हो रहा है, EN जीरो हो रहा है, तो YX यहाँ से FN 0 है। हाँ, FN 0 हो रहा है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका समेशन n इक्वल टू 1 to infinity EN cos n पाई CT ओवर L, ये 0, तो साथ में आ जाएगा साइन n पाई x ओवर L, इतना आ गया। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। जब t 0 है, t हमारा जैसे ही 0 आ तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी टर्म आ जाएंगे हमारे पास। ये तो समझ में आया ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 2। जब t 0 है, cos 0 1, तो राइट साइड में क्या आएगा, समेशन n गोइंग 1 to infinity En साइन n पाई x बाई L, और लेफ्ट साइड में वो सारी टर्म cos 0 1, यहाँ देखो y नॉट इंटू ऊपर है -1/4 साइन 3 इंटू n पाई बाई L, पाई x बाई L, यहाँ पाई x है, फिर ऊपर लिखो प्लस 3/4 साइन 3 टाइम ऑफ पाई x बाई L, ऐसे है। अब हमारा काम क्या है, कंपेयर करना। इसको लिखेंगे n इक्वल 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे साइन पाई x बाई L, फिर 2 के लिए E2 साइन 2 पाई x बाई L, फिर E3 के लिए समेशन ओपन किया हमने साइन 3x पाई बाई L, फिर प्लस में E4 साइन 4 पाई x बाई L अप टू सोन, ऐसे चलेगा। अब हम देखेंगे ये जो कोफिशिएंट है उसके कोफिशिएंट में पाई x बाई L तो आ ही रहा है, यहाँ क्या है 3 है, ये फॉर्मूला गलत नहीं लगाया हमने, यहाँ थीटा आएगा। जब 3 मल्टीपल है ना, ये उधर जाएगा तो थीटा, तो यहाँ पे ऐसे, और फिर ये यहाँ ऐसे। तो देखो साइन पाई x बाई L, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये वाला किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ, तो इवन की वैल्यू क्या आ जाएगी y नॉट इंटू कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इवन क्या मिलेगा हमें 3/4 y नॉट। उसके बाद यहाँ 3 मल्टीपल में है, यहाँ 2 मल्टीपल में, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तो E2 क्या है आपका 0। अब यहाँ से देखो E3, यहाँ 3 मल्टीपल में है, तो यहाँ है कोफिशिएंट, तो ये क्या है कोफिशिएंट -1/4, E3 आपका आ जाएगा -1/4। ऐसे ही E4 के लिए क्या है, 4 का कोफिशिएंट देखना, हमें पता है अब कोई टर्म नहीं बची, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। समझ आई इतनी चीज़? अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में E1 E2 E3 की वैल्यू पुट करनी है। सॉल्यूशन क्या है आपका, UXT सॉल्यूशन था, ये वाला YXT सॉल्यूशन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। EN तो 0 है ही, सॉरी FN तो 0 है ही, EN में रखेंगे YXT E1, तो 3/4 y नॉट, E1 है तो cos 1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू 1, तो cos पाई CT बाई L हो जाएगा, पाई CT बाई L, फिर प्लस में E2 0 है, E3 -1/4, तो यहाँ पे -1/4 क्या चाहिए हमें, यहाँ से 3, तो 3 पाई CT बाई L, और बाहर ये मल्टीपल में है ही, तो उसका साथ में यहाँ पे भी आएगा साइन पाई n की जगह 1 पाई x बाई L, पहले ये, फिर -1/4 cos 3 पाई CT बाई L, अब बाहर वाले के लिए साइन 3 पाई x बाई L, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछो। मैम जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन थोड़ी नहीं रहती है, कंडीशन समझ मैम गए?
मैम जिसमें जब ये स्ट्रिंग वाले करे तो इसमें जो इसमें 3 कंडीशन लेते हैं वो सेम ही रहती हैं। जो 3 कंडीशन होती हैं, हाँ ये जो गिवन कंडीशन है वो हमेशा सेम ही होएगी। ये एफ एक्स और जी एक्स को चेंज करता रहेगा, बाकी सारे सेम होंगे। जब डिफरेंट हो जाएगी तो सॉल्यूशन डिफरेंट हो जाएगा। साथ में वाई नॉट मल्टीपल है, इसमें वाई नॉट भी आ जाएगा। ठीक है, तो वेव इक्वेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। वेव के बाद आएगा हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। पहले पता होनी चाहिए हीट इक्वेशन क्या है, फिर उसको सॉल्यूशन करना है बाय फोरियर या वेरिएबल सेपरेशन, जैसे भी करो। सो वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन पहले बताई हुई है कैसी होती है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर सेकेंड टाइम। ये आपकी क्या वन डायमेंशनल हीट फ्लो है। इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ डायमेंशनल फ्लो, हमें पता है इनकी जो सॉल्यूशन है वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हमने निकाले हैं। और वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या कहता है, सबसे पहले सॉल्यूशन मान लो, लेट सॉल्यूशन विल बी यू एक्स टी विल बी एक्स एंड टी का फंक्शन है तो एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, टी इज फंक्शन ऑफ टी ओनली एंड यू इज फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फंक्शन। अब ये इसका क्या है सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा तो यू का विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा, तो क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो एक्स एज इट इज रहेगा, टी का टी डैश, यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स डबल डैश इंटू टी। अब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आ जाएगा एक्स टी डैश इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी। अब वेरिएबल सेपरेट करके हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है उसका, जैसे हमने पहले निकाला है। एक्स को अलग ले जाओ, टी को अलग ले जाओ, टी डैश ओवर टी, उसको इधर ले आए एक्स डबल डैश ओवर एक्स इनटू में सी स्क्वायर। अब दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सीधा सीधा किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल रहेंगी। हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। फर्स्ट केस आ गया टी डैश ओवर टी इक्वल टू के मीन्स टी डैश इक्वल टू के टाइम ऑफ टी। सेकेंड केस हमें मिला है सी स्क्वायर एक्स डबल डैश ओवर एक्स इक्वल टू के, सो एक्स डबल डैश इक्वल टू के इंटू एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब इनको सोल्व करना है हमें। इसको लिख सकते हैं डी टी ओवर डी टी माइनस के टाइम ऑफ टी इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट में चला जाएगा फिर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसको ऐसा कर लो, इसको इसके साथ ले जाओ, यहाँ टी स्क्वायर ओवर टी करेंगे, इसको सी स्क्वायर में आ गया, ये सी स्क्वायर में, तो ये लो सी स्क्वायर इसके साथ आ गया, तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये लो। अब ये सीधा सीधा ऐसे लिखा जा सकता है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। दो डिफरेंशियल ये आ गई, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व करना है हमें। इसको तो ये वही वेरिएबल सेपरेशन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। इसको एम स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू अंडर द रूट के प्लस माइनस करके, फिर अगर डिपेंड करेगा के की वैल्यू कैसी है, इफ़ के इज़ पॉजिटिव, इफ़ के इज़ पॉजिटिव एंड इक्वल टू पी स्क्वायर, सो व्हाट कैन से पी स्क्वायर अंडर द रूट पी प्लस माइनस, तो यहाँ से आएगा पी, एम स्क्वायर इक्वल टू एम की वैल्यू पी आ जाएगी। वहाँ से हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई ऑफ
एक्स है तो ये आ जाएगा C1 e रेज़ टू पावर px प्लस माइनस p है ना, e रेज़ टू पावर px प्लस C2 e रेज़ टू पावर माइनस px। इतना समझ में आया? हाँ बोलो। मैंने पी स्क्वायर कैसे लिखा आपने? हाँ मैम आपने ये रूट के को पी स्क्वायर से कैसे करा है? हाँ मैं बताती हूँ कैसे किया, एक सेकंड रुको। रीत आप क्या पूछ क्या रहे थे? देखो हम है ना यहाँ से करेंगे एम स्क्वायर इक्वल टू के। जब m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट के आ जाएगा। जब k आपका पॉजिटिव है तो हम मान लेंगे k पॉजिटिव कब होगा, जब हाँ किसी p स्क्वायर के इक्वल होगा, हम ऐसे मान लेंगे। कोई भी p नंबर होगा अगर नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसीलिए हम ये मान लेते हैं। तो k की जगह जब हम p स्क्वायर रखेंगे तो प्लस माइनस p रख देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब ये सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, ये सॉल्यूशन किसके लिए, k इक्वल टू पी स्क्वायर के लिए। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इफ़ k इज़ नेगेटिव, जब आपका k नेगेटिव है मीन्स हम माइनस पी स्क्वायर मान लेंगे। माइनस पी स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, अब दोबारा चेक करेंगे हम, m इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो देखो कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या, आयटा। अब आयटा वाले केस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू c3 cos ऑफ पी एक्स प्लस c4 साइन ऑफ पी एक्स, इस फॉर्म में लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, और थर्ड केस क्या बनता है कि आपका क्या रहे, इफ़ k इज इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 के केस में बनेगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये है आ जाएगा c1, यहाँ तो 0 है, 0 प्लस सम कांस्टेंट हमने क्या मान लिया, ये c1 c2 c4 यूज करें फिर c5 लिख दिया। फिर एक बार फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी c ऑफ 5 इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में है तो x प्लस में नेक्स्ट वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्यूशन ये आ जाएगा। एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ये है। तीन केस है। अब हमें पता है जो सॉल्यूशन है हमारा, ये तो x की वैल्यू है, ये जो सॉल्यूशन है हमारे x का, सिर्फ एक इक्वेशन को सोल्व किया, अब दूसरी वाली इक्वेशन को भी सोल्व करेंगे। ऐसे ही इस केस में भी ये तीन केस लेंगे हम। हाँ बोलो, मैंने 0 वाला बता दो। कौन सा वाला, नीचे वाला 0? हाँ देखो k इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ रखोगे k इक्वल टू 0 तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, वही हमने यहाँ लिखा है। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो एक टाइम डेरिवेटिव बचेगा dx का, स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल के x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। 0 का तो 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन, बट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे तो वो हमने कांस्टेंट मान लिया c5। फिर
दोबारा से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल और क्या बचेगा, x बचेगा। राइट साइड में क्या, c5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x आ जाएगा, फिर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ठीक है, ये तो हमने x की वैल्यू निकाली है। अब एक इक्वेशन सॉल्व करिए ना, अब दूसरी सॉल्व करेंगे, ये वाली। कब केस में, कब कौन सा केस है, हम पॉजिटिव का केस ले रहे हैं, वही साथ साथ सॉल्व करेंगे। dt बाई स्मॉल dt और k की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, इतना लिखा हमने। अब यहाँ से सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, अब एक ही है, एक में ही सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट साइड में लेके जाएंगे इसको। तो एक केस में जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं, जैसे हमारे पास 2 थे तो c1 वाली, तो ऐसे इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आ जाएगा हमारा, एक तो कांस्टेंट हम 6 तक यूज कर चुके हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में टी। ये सॉल्यूशन आएगा t इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये रूट बन रहा है, ये सॉल्यूशन आएगा। जैसे हमने सिंगल 2 केस थे तो c1 ई रेज़ टू पावर पी एक्स और c2 ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स का था, अब अकेला तो अकेला आ जाएगा। इतना समझ में आया? कब, k इक्वल टू पी स्क्वायर के केस में, केस नंबर 1। केस नंबर 2 कब हो जाएगा, k की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर है, तो सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा, t इक्वल टू c8 ई रेज़ टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। ये क्लियर है? मैम आपने नेगेटिव वाला डायरेक्ट कैसे क्लियर कर बताना? नेगेटिव वाले में नहीं मैम, जो आपने भी टी वाला करा ना, मतलब टी के लिए ही कैसे करा, एक बार दोबारा बता दो। देखो ये है ना हमारे पास, ये इक्वेशन थी। हाँ देखो, जब हम, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको लिखेंगे dt बाई डी टी इक्वल टू के टाइम ऑफ सी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको dt को अलग और उसको अलग, अब इसको करो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट यहाँ लिख रही हूँ, इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ log ऑफ t आ जाएगा, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, राइट साइड में के स्क्वायर टी और के स्क्वायर टी के सी स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो t आ जाएगा, फिर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log ऑफ ए बी सी कुछ भी मान लो, चलो C7 मान लिया मैंने। अब ये लोगरिथम वाला अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लोगरिथम ऑफ t माइनस लोगरिथम ऑफ C7 इक्वल टू के टाइम ऑफ सी स्क्वायर इंटू टी आ जाएगा, यहाँ से लोगरिथम ऑफ t ओवर C7 आ जाएगा इक्वल टू के टाइम ऑफ सी स्क्वायर टी। अब लोगरिथम को रिमूव करना है क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t क्या आ जाएगा, उधर एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल के सी स्क्वायर टी, और जो C7 था मल्टीपल में हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? यस मैम। अब आपने कॉमन सॉल्यूशन निकाल लिया, अब आप पत करते जाओगे, वैल्यू पुट करते जाओगे। पहला केस क्या है, k की वैल्यू पी स्क्वायर है तो k की जगह आप पी स्क्वायर पुट कर दो, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड केस में k की वैल्यू क्या लेके चल रहे हो, माइनस पी स्क्वायर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ गया। फिर थर्ड केस में क्या है, k की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब कांस्टेंट को बदलते चलना, C9 C7 8 9 बढ़ाते जाना, तो k की वैल्यू 0 ई रेज़ टू पावर 0 समथिंग कुछ भी हो तो 1 ही हो जाएगा, तो C9 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? यस मैम। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन लिखना होता है। सॉल्यूशन है हमारा UXT इक्वल टू x ऑफ x इंटू टी ऑफ टी, ये है आपका सॉल्यूशन। फर्स्ट केस के लिए पहला सॉल्यूशन बनाएंगे, सेकंड के लिए दूसरा और थर्ड के लिए तीसरा, ऐसे x की मल्टीप्लाई। फर्स्ट केस में x ये था और फर्स्ट केस में t ये था, तो दोनों की मल्टीप्लाई, आपका सॉल्यूशन आएगा C1 ई रेज़ टू पावर पी एक्स प्लस C2 ई रेज़ टू पावर माइनस पी एक्स इंटू C7 ई रेज़ टू पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। फिर सेकंड केस में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, ये वाला जो सॉल्यूशन आया C3 cos ऑफ पी एक्स प्लस C4 साइन ऑफ पी एक्स इंटू, यहाँ से मल्टीपल कराएंगे C8 ई रेज़ टू पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू टी। फिर आएगा आपका नेक्स्ट में सॉल्यूशन, k की वैल्यू 0 है, इसमें आपका है C5 इंटू एक्स प्लस C6 इंटू में ये आ जाएगा C9। अब आपके पास 3 सॉल्यूशन है, लेकिन तीनों एक साथ सॉल्यूशन नहीं हो सकते,
हम एक सुटेबल सॉल्यूशन चाहिए हमें हीट इक्वेशन का, कि सुटेबल सॉल्यूशन कौन सा होगा। और सुटेबल सॉल्यूशन कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, u आपका, ये इसमें टाइम की वो होती है, जब u आपका डिक्रीज करेगा, u इज़ डिक्रीजिंग वहन t इज़ इंक्रीजिंग। t जब इंक्रीज कर रहा है, जो हम फिजिकली नेचर के साथ जाएंगे वो हमारा क्या होता है, उस केस में क्या कंडीशन बनती है, u आपका इंक्रीज करता है, t आपका इंक्रीज करता है, टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा u नेगेटिव में जाता जाएगा। उस केस को हम डिस्कस करेंगे, वो केस कौन सा बनता है, नेगेटिव वाला, कि t जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सपोनेंशियल तो वैल्यू बढ़ाता जाएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी। तो हमारे लिए जो सॉल्यूशन रहेगा वो सेकंड पार्ट वाला रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल u आपका सॉल्यूशन है c3 cos ऑफ px प्लस c4 sin ऑफ px एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। c स्क्वायर आपका कौन सा है, कोफिशिएंट है, p स्क्वायर आपका रूट है। समझ में आया सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन? ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रहेगा आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ लो। अब आपने एक प्रोसेस समझ लिया है, इससे रिलेटेड अगर एक दो क्वेश्चन भी कर लिए ना तो आप कर जाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व इक्वेशन del u by del t equal to del square u by del x square with boundary condition ux0 equal to 3 टाइम, यहाँ लिखती हूँ ux0 equal to 3 टाइम ऑफ साइन ऑफ n pi x u0t equal to 0, u1t equal to 0, where 0x less than 1 and t greater than 0। ये आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब इक्वेशन देख के आपको समझ में आ जाएगा हीट इक्वेशन है। हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है अभी अभी, uxt वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन कैन बी रिटन एज c1 cos of px plus c2 sin of px into एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर t। अभी इसका कोफिशिएंट यहाँ c स्क्वायर होता था, यहाँ कुछ भी नहीं है। इट मीन्स कंपेयर करने के बाद हम क्या लिखेंगे, c स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा c1 cos ऑफ px प्लस c2 sin ऑफ px इंटू c e रेज टू पावर माइनस c स्क्वायर की जगह 1, तो p स्क्वायर t। इतना समझ में आया? अब देखो ये क्या कह रहा है, u(xt) की आपके पास वैल्यू है, आपके पास दो कंडीशन गिवन है, u0t इक्वल टू 0 है, u1t इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से क्या हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 0t मीन्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, x0 देन u0, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं। और ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे रखेंगे राइट साइड में u की वैल्यू 0 आएगी, कब, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। तो c1 cos ऑफ px cos ऑफ p0, फिर प्लस में c2 sin ऑफ p0 इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस p स्क्वायर t। देखो cos 0 1, sin 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 0 इक्वल टू cos 0, यहाँ से c1 बचेगा, ये तो 0 इंटू 0 बन जाएगा इंटू ई रेज टू पावर माइनस p स्क्वायर t। अब देखो हमें पता है a डॉट b अगर 0 है तो हम क्या कहते हैं, आइदर a0 और b0। अब यहाँ से क्या कहेंगे, आइदर c1 0 और e रेज टू पावर माइनस p स्क्वायर t 0। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 वैल्यू नहीं देता, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, दिस कांट बी हैपन। सो c1 0, यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल गई, जो c1 कांस्टेंट है वो आपका 0 हो जाएगा, और c1 0 है तो सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे हम। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, u(xt) इक्वल टू c1 की जगह 0, तो c2 बचेगा सिर्फ c2 sin ऑफ px इंटू ई रेज टू पावर माइनस p स्क्वायर इंटू t। इतनी बात समझ में आई? यस मैम।
अब देखो सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, ये u1t इक्वल टू 0, उससे क्या होगा u1t इक्वल टू 0। तो हमें पता है जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ u की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी, तो हम लिखेंगे u इक्वल टू 0 c2 इंटू साइन ऑफ p इंटू 1 e रेज़ टू पावर माइनस p स्क्वायर t। ऐसे हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम, वही a डॉट b इक्वल टू 0 देन दिस इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कहेंगे, या तो आपका देखो अगर हमने ऐसे किया कि या तो ये 0 या फिर ये 0, तो ये 0 एक्सपोनेंशियल के साथ वैसे नहीं होगा तो c2 0 हो जाएगा, और c2 0 हुआ तो पूरा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा। वो केस हम नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, c2 की मल्टीप्लाई किसके कर साथ करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ p इंटू 1 इंटू c2 ई रेज़ टू पावर माइनस p स्क्वायर t, आइदर दिस 0 और दिस 0। ठीक है, वो रीजन पता चल गया ना क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे आइदर साइन ऑफ p0 और c2 ई रेज़ टू पावर माइनस p स्क्वायर t0। अब ये 0 करेंगे दोबारा से वही सिचुएशन आ जाएगी, इधर दिस 0 इधर दिस 0, तो ये तो 0 नहीं हो सकता, दिस कांट बी हैपन। हमें सॉल्यूशन निकालना है। साइन p0 कब होगा, साइन x0 कब होता है, जब p इक्वल टू n पाई होता है, और n बिलोंग कहाँ से करता है, सेट ऑफ इंटीजर से करता है। ये चीज़ समझ में आई। मैम एक बार ये बता था कि हमने चेंज किया था। देखो अगर हम क्या कर सकते हैं, आइदर दिस 0 और आइदर दिस 0, यही तो करेंगे। ये दो की प्रोडक्ट 0 होगी या फिर ये 0। ये दो की प्रोडक्ट तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ है तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती इन दोनों का प्रोडक्ट। तो c2 0 होगा, c2 अगर 0 हुआ, c1 तो ऑलरेडी 0 है, c1 0 है, c2 और 0 हो गया, तो सोल्यूशन तो आपको बिल्कुल ही 0 आ जाएगा। 0 सोल्यूशन तो हमें नहीं निकालना, हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे कि c2 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। अब हम बोलेंगे आइदर दिस 0 और आइदर दिस 0। अगर ये 0 हो जाए तो या तो c2 0 होगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 होगा। अगर c2 0 हुआ तो वही सॉल्यूशन आपका ट्रिवियल आ जाएगा। अगर ये 0 हुआ, ये कभी 0 हो नहीं सकता, अभी रीजन बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता। तो बचा कौन, साइन ऑफ p। साइन p 0 हुआ तो p की वैल्यू कब 0 होती है, जब p की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है। n कहाँ से बिलोंग करेगा, z से बिलोंग करेगा। क्लियर है, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है, हमने सॉल्यूशन लिखना था, ये था सॉल्यूशन uxt। c2 की वैल्यू तो है नहीं, c2 को ऐसे ही लिखो, पर पाई p की वैल्यू मिल गई तो p की वैल्यू रखो, साइन ऑफ n पाई x एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई स्क्वायर इंटू t। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है इतना, यस मैम। ठीक है। अब अगर हमें जनरली निकालना है तो n की वैल्यू 1 टू समेशन तक जाना है, तो इसको जनरल बनाएंगे तो n की वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, तो इसमें समेशन लगा देंगे, समेशन n गोज 1 टू इन्फिनिटी। इसको जनरली के लिए हमें तो जनरल सॉल्यूशन चाहिए उसका। अब नेक्स्ट क्या है, ux0 इक्वल टू 3 साइन n पाई x। हमें पता है ux0 इक्वल टू 3 साइन n पाई x गिवन है। वही सॉल्यूशन अभी हमने करा था कि अगर t 0 है उस केस में आपके पास ये सॉल्यूशन है। जब इस केस में हम t 0 पुट करेंगे, जब हम t 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी c2 साइन n पाई x और ई रेज़ टू पावर 0 1 यहाँ से आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में ये है तो क्या लिखेंगे, 3 साइन n पाई x इक्वल टू c2 साइन n पाई x। समेशन। अब सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, जो c2 है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समेशन का तो कोई चाहे कितना भी मर्जी कर लो, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। n पाई x तो c2 क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा कंपेयर करने से, है ना।
और यहाँ Yes, किसकी ma'am. ज़रूरत थी, C2 की ज़रूरत थी। जब हम C2 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। हो जाएगा ऐसे। मैम इसका आंसर 3 है। हाँ इसका, इसका आंसर 3 है। हाँ यहाँ ये C2 की जगह वैल्यू क्या रखनी है हमें, दोबारा से 3, और फिर वो UXT की जगह वैल्यू रखेंगे। C2 की वैल्यू 3 आई है, C2 की वैल्यू यहाँ पुट की है, तब ये आंसर बना है। UXT इक्वल टू ये वाला है आंसर जो बॉक्स में है। ओके मैम। ठीक है, अब देखो हम एक काम कर चुके हैं, अब वो रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सॉल्यूशन, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन del u बाई del t इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब की बार सी स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर दिया है, डेल स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट along a road without radiation subject to the following condition. First is u is not infinite, means bounded. Not infinite means bounded. किसके लिए, for t approaches to infinity। जब t टाइम अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे, उस केस में u आपका बाउंडेड होता है। u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 होता है, किसके लिए, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l के लिए। थर्ड वन क्या रहेगा, u आपका रहेगा lx माइनस एक्स स्क्वायर फॉर t इक्वल टू 0 के लिए, बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू l। जब आपका u फंक्शन वही है, ये बाउंडेड बता दिया 0 से l तक के लिए, और u वैल्यू कब हो रही है, ux 0 के केस में lx माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अब देखो जो अभी आपने ऊपर सोल्व किया है, एक बार सॉल्यूशन बाय हीट, सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड जब किया है, पहले मैंने वो भी दिखा, दोबारा भी हमने सेम तरीके से किया है। दोनों ही आपको कैसे करना है, वेरिएबल सेपरेशन से। वेरिएबल सेपरेशन से हमने एक फाइनल सॉल्यूशन निकाला है, मैं अभी आप वहाँ तक के लिए दोबारा से करोगे और फिर फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँचोगे। मैं सीधा लिख रही हूँ, वी नो दैट solution of heat equation can be written as uxt equal to c1 cos of kx plus c2 sin of kx multiply exponential minus c स्क्वायर, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, के स्क्वायर टी। अब हम कंडीशन पुट करना शुरू करेंगे इसमें, जैसे हमने पहले शुरू की थी। u इज़ नॉट इनफाइनाइट फॉर t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब हमारा t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, वो जाएगा 0 को।
ये चीज़ समझ में आई? जब इस सॉल्यूशन के अंदर e रेज़ टू पावर t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो u 0 है, इट मीन्स बाउंडेड है। तो हमारा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है इस चीज़ को। नेक्स्ट हम करेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। अब x करेंगे एक्सपोनेंशियल का, तो उसमें कोई रोल नहीं है, t का है फंक्शन, k स्क्वायर अल्फा स्क्वायर t। यहाँ से c1 कोस का आ जाएगा माइनस साइन के एक्स इंटू में k, फिर प्लस में c2 k कोस ऑफ के एक्स। ये क्या कहता है, जब x 0 है उस केस में u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 है। ठीक है, तो x 0 रखेंगे यहाँ से, x 0, इसमें साइन 0 0 मीन्स c1 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कोस 0 1, तो यहाँ से c2 आएगा, c2 इंटू के इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। वही कंडीशन आ गई, इधर दिस वन 0, इधर दिस वन 0, यहाँ से क्या कह सकते हैं, c2 0। ठीक है, यस सर। ठीक है, अगर c2 0 हुआ तो uxt में ये जो 0 हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे uxt इक्वल टू c1 कोस ऑफ के एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर इंटू टी। ये आपका सॉल्यूशन बनेगा। अब हमें उसी की तरह दोबारा से किस की केस में हमने निकाला है, ये सिर्फ x इक्वल टू 0 के केस में। अब x इक्वल टू एल पुट करेंगे, जब डेरिवेटिव में ही x की जगह l पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेकंड केस ले लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू एल के लिए उस केस में भी वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस के स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी इंटू c2 तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ से लिखेंगे k इंटू c1 साइन ऑफ के एल 0। अब ये 0 तो हो नहीं सकता, तो साइन के एल 0 होगा, साइन ऑफ के एल 0 हुआ तो के एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई आ जाएगी, मीन्स k की वैल्यू आएगी n पाई बाई एल। और n बिलोंग कहाँ से कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से। हमें वैल्यूज मिल गई, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, c1 कोस ऑफ k की वैल्यू है हमारे पास n पाई और x है तो एज इट इज डिवाइड बाई एल, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर n पाई l का होल स्क्वायर इंटू में t। ये uxt आपका आ गया। अब जनरली इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसके लिए। क्लियर है ये चीज़ आपको? यस सर। ठीक है, अब k इक्वल टू 0 का जो केस था ना, वो हमने छोड़ दिया था। ये किसका, k इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगी, उसके लिए हम a नोट ऐड कर देंगे। क्योंकि यहाँ k की जो वैल्यू है हमने क्या किस में कन्वर्ट कर दी, n में कन्वर्ट कर दी, और n की वैल्यू 1 से शुरू कर रहे हैं, और k की वैल्यू क्या है, n बिलोंग टू z, n बिलोंग टू z। यहाँ से k की वैल्यू जब 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 भी आएगी, वो j k की वैल्यू 0 के केस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम इसको an मान लूँ मैं, c1 इक्वल टू an, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 के लिए a1 a2 अप टू an, तो जो कांस्टेंट टर्म है a नोट किसके लिए आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू 0 के लिए आ जाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को फाइनली याद ही रख लो कि किस किस केस में बार बार निकालोगे, और निकालना भी पड़े तो आपको प्रोसेस पता ही है। ठीक है, यस सर। ठीक है, अब इतना निकालने के बाद आपको करना क्या है, दोनों कंडीशंस का हमने यूज किया है, थर्ड वन कंडीशन बाकी है हमारे पास। थर्ड वन कौन सी कंडीशन बाकी है, ये रही। किस कंडीशन में, जब t 0 होता है तो आपका फंक्शन क्या होता है, lx माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिख लीजिए ux, 0 इक्वल टू lx माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें t 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u ऑफ x 0 इक्वल टू
समेशन ए एन कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल एक्सपोनेंशियल समथिंग इंटू ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा समेशन ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये चीज़ आ जाएगी। शुरू में ही बता दिया था, या तो आप इसको कंपेयर करके निकाल लो या फिर आप ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करो। ए एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है, फॉर्मूला लिखवाया था। देखो, जब कोस वाले की बात करते हैं, इस केस में आप ए एन जो ए नॉट निकालेंगे, ये जो निकालोगे ए नॉट वो आएगा 2/a इंटीग्रेशन 0 टू, यहाँ एल है तो एल लगाएंगे एफ एक्स डी एक्स, ये ए नॉट के लिए है। और बाकियों के लिए क्या आ जाएगा, जो ए एन निकालोगे या ए एन, यहाँ हम ए एन यूज़ कर रहे हैं, उसमें ए एन यूज़ कर रहे थे, ए एन निकालेंगे 2/a एल 0 टू एल एफ एक्स कोस ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। और एन की वैल्यू आपकी 1 to अप टू सो ऑन तक जाएगी। जब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर कोस आ जाए तो ए नोट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ ऐड किया था कांस्टेंट टर्म। और ए नोट को निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2/l 0 to l इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। और एफ एक्स क्या है आपका, ये रहा आपका एफ एक्स। तो कैलकुलेट करेंगे पहले ए नोट इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन 0 to l एफ एक्स है एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके 2/l एल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to l, ये लिखेंगे 2/l। अपर लिमिट पुट करेंगे एल क्यूब बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू समथिंग 0 माइनस में एल क्यूब ओवर एल समथिंग माइनस 0 0 0 आ जाएगा। सेम है। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए एन कैलकुलेट करेंगे 2/l 0 to l एफ एक्स आपका एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, इतना समझ में आया नहीं आया? लास्ट तक कैसे की है? पता नहीं क्या बोल रही हो। लास्ट वाली लास्ट स्टेप ये वाला, मैंने अपनी लास्ट लाइन लिखी है। हाँ लास्ट लाइन ये कैसे लिखी, ये फॉर्मूला रहा ना, ए एन का फॉर्मूला भी तो बताया था, ये रहा फॉर्मूला। और हाँ सही बात है, ये डिवाइड में 2 और 3 है, यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा 6 3l स्क्वायर माइनस 2l, यहाँ l क्यूब 2/l बाहर है, यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस 2 1 l क्यूब 2/l, यहाँ से 6, ये 3 यहाँ 2, इट मीन्स l स्क्वायर बाई 3 आंसर आ जाएगा, 0 नहीं आएगा ए नोट की वैल्यू। और ये तो यहाँ से लिखी ना एफ एक्स इंटू कोस एन पाई एक्स, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये जो सॉल्यूशन है, इसको आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो देखो 2/l को तो बाहर निकाल लो आप, आइलेट से ये अलजेब्रिक बनता है और ये क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अलजेब्रिक आपका बाद में सेकंड फंक्शन रहेगा, या आइलेट से ये अलजेब्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन।
मीन्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका इंटीग्रेशन कोस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिवाइड में चला जाएगा एन पाई बाई एल। इतना समझ में आ गया। फिर माइनस में जो डेरिवेटिव इसका क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से l माइनस 2x आ जाएगा, और ये वाले फंक्शन का क्या दोबारा से इंटीग्रेशन, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई साइन एन पाई बाई एल आ जाएगा, और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x 0 टू l, और ये इंटीग्रेट कर चुके हैं इसको, तो 0 टू l इसको एक बार हम वैल्यू पुट करते हैं। इतना होने के बाद अब देखो इसको दोबारा से हमें लगाना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। जब हम इस पे लिमिट्स लगाएंगे, अपर लिमिट लगाई तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करके 0 हो जाएगा, है ना। माइनस करके एल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो एक्स माइनस एक्स 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो ये तो पोर्शन ख़त्म। अब हमारा फोकस इस पे है, दोबारा से इस पे हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएंगे। 2/l बाहर है आपका, यहाँ पे माइनस है, वो माइनस हमने बाहर निकाल लिया। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ l माइनस 2x एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एन पाई एक्स बाई एल, और एन पाई पहले से है उसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर माइनस में इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो l का 0 माइनस 2x का माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसका फिर इंटीग्रेशन, वो क्या आ जाएगा, एक माइनस आएगा, कोस ऑफ एन पाई एक्स बाई एल डिवाइड बाई एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 टू l इसमें लिमिट्स डलेंगी। फिर उसके बाद इसमें क्या एक बार इंटीग्रेट करना है ना, तो साइन की जगह क्या आ जाएगा, कोस की जगह साइन एन पाई बाई एल, और यहाँ आ जाएगा क्यू। इतना ही फर्क पड़ेगा आपको, है ना। और ये है इसके दोनों मल्टीपल में, तो माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस। ये क्लियर हुआ आपको। और 0 टू l ये लिमिट। अब लिमिट रखवा लो, 2/l बाहर है, अपर लिमिट रखेंगे, l माइनस 2l आ जाएगा माइनस l, कोस ऑफ एन पाई यहाँ l रखेंगे डिवाइड बाई l। फिर ये एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर एज इट इज़। हमने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया, माइनस में लोअर लिमिट, माइनस में करेंगे l माइनस में 2x 0 और कोस 0 1, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। फिर माइनस में ये है 2, अब तो इंटीग्रेशन हो चुका था ना इसका, यहाँ पे 2, यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे साइन एन पाई एल ओवर एल डिवाइड बाई एन पाई एल ओवर क्यू। फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 0 समथिंग अपॉन 0 0। यहाँ तो कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब देखो कोस एन पाई बाई एल, एल से एल कैंसिल, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है -1 रेज़ टू पावर एन, तो 2/l है, ये बाहर रखो, माइनस एल -1 रेज़ टू पावर एन डिवाइड बाई एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है माइनस एल डिवाइड बाई एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है एल बाई एन पाई बाई एल का स्क्वायर है ना, हम कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ से जब l से l कैंसिल करेंगे और साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है, तो ये पूरा ही पोर्शन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद क्या होगा चेक करो।
तो ये रहेगा शायद टेबल को ये यूनिवर्सिटी नहीं हो सकते करवा दो तो दिक्कत नहीं होगा ऐसा ही होगा आप दिखा तीसरा 30 वाला पता नहीं हुआ है नताशा मैडम ने आई नहीं मैडम हाँ जी, देखो इसमें हमें क्या मिलेगा आगे, L ओवर n पाई बाई L का होल स्क्वायर कॉमन ले लो। 2/L ऑलरेडी कॉमन है तो L से L कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा ऊपर। यहाँ क्या है माइनस, माइनस भी ले लो कॉमन बाहर, -1n + 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा जब n की वैल्यू आपकी क्या आएगी, इवन नंबर आएगी। मान लो n की वैल्यू 2 टाइम ऑफ m आ गई, सुन रहे हो? यस सर। अगर इवन है, जैसे n की वैल्यू 2 हुई तो -1 2 तो +1 बन के कुछ वैल्यू आएगी। अगर ओड है, अगर n की वैल्यू 1 है, -1 + 1 बन के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n = 2m जब केस होता है वहन n = 2m, तब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। और जब n = वहन n = 2m - 1 मीन्स ओड वैल्यू आएगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो भी वैल्यू है ओड मीन्स हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ये an की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो अगर हम m - 1 ले रहे हैं तो m - 1 जो आपका 2m - 1 है वो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी, वो 0 होगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब n = 2m के केस में आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, an की 2 - 2, n की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, 2m, तो n की जगह 2m रखेंगे, 2m पाई ओवर l का होल स्क्वायर, फिर अंदर आएगा -1 2m स्क्वायर l स्क्वायर, और यहाँ से आएगा -1 + 1, तो यहाँ से बनेगा 2। ठीक है, अब जो ये 2 2 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको अच्छे से लिखेंगे तो l स्क्वायर ऊपर माइनस बाहर डिवाइड बाई m² π²। जब किस केस में n की वैल्यू 2m होगी तो n आपका ये आएगा, और 2m - 1 होगी तो 0 आएगा। अब सॉल्यूशन आपके पास लिखा हुआ था, देखो हमने ये कैलकुलेट क्या किया है, an कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है, a0 आपका L²/3 है, और an आपने अभी कैलकुलेट किया है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, uxt an cos n πx एक्सपोनेंशियल प्लस a0। तो पहले a0 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, पहले a0 की वैल्यू रखेंगे। a0 की वैल्यू है L²/3, फिर प्लस में जो आपके पास वो वैल्यू आई है ना an की, वो यहाँ पे रखेंगे, an × cos n π/x से। तो देखो मैं लेके जा रही हूँ इसको नीचे, ये देखो uxt = पहले L²/3 था, a0 की वैल्यू वो 6 वो रखी, फिर प्लस में समेशन n गोइंग 1 to n की जगह अब m आ गया क्योंकि हम m रखेंगे। अब सिर्फ वो वाली चीज़ रखेंगे, an की वैल्यू वो रखेंगे यहाँ पे, ये रही a² L² m² π²। साथ में क्या था, cos n πx की जगह 2m πx डिवाइड बाई l।
एक्सपोनेंशियल में क्या था, ये रहा देखो, n की जगह 2m रख दिया। अब एक्सपोनेंशियल में यहाँ पे ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर, n की जगह 2m पाई बाई l होल स्क्वायर बाई t। यहाँ लिखेंगे 2m पाई बाई l होल स्क्वायर t इंटू यहाँ पे अल्फा स्क्वायर। ये आपका अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन इजी प्रोसेस है। अगर आप एग्जाम्पल से देखोगे तो जल्दी कर पाओगे। इन्हीं क्वेश्चंस को एक दो बार करके देखना। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, द एंड्स A and B of a road 20 centimeter long have the temperature of 30 degrees Celsius and 80 degrees Celsius until steady state prevails. The temperature of the end are changed to 40 degrees Celsius and 60 degrees Celsius respectively। कि 30 से 40 हो जाए और 80 से 60 हो जाए तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रोड एट टाइम t। हीट में आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर की बात करें तो आप लिखना शुरू करें द हीट इक्वेशन del u by del t इक्वल टू सी स्क्वेयर डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर। ये लिखा। अब देखो इसने क्या बोला है, स्टडी स्टेट कंडीशन में u आपका इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। देखो ये बोल रहे हैं स्टडी स्टेट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मीन्स t 0 होता है स्टडी स्टेट में, वहन t इक्वल टू 0, t 0 होता है आपका u क्या होता है, सिर्फ x पे डिपेंड करेगा। u x और t है। इस केस में आपका सिर्फ u फंक्शन किसका फंक्शन बचता है, सिर्फ x का फंक्शन बचता है स्टडी स्टेट में, t के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम के केस में जब कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्टडी स्टेट की बात करता है तो आपका u फंक्शन क्या है, u इज़ डिपेंड ओनली ऑन x। अगर आपका फंक्शन सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है तो जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू t तो 0 होगा, x का कोई फंक्शन ही नहीं है। तो इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, u का विद रिस्पेक्ट टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइड डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये सी स्क्वेयर भी उधर जाके 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से आ जाएगा u विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ax और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b। ये आपके पास u सॉल्यूशन आ गया जब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। अब ये क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ो। कहता है द एंड a एंड b ऑफ ए रोड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हैव द
टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री एंड 80 डिग्री अंटिल स्टडी स्टेट मीन्स जब टी आपका 0 है उस केस में यू की वैल्यू कितनी है, अंटिल स्टडी स्टेट प्रीवेल्स। ये कहता है स्टार्टिंग के केस में, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करता है, तब 30 डिग्री और 80 डिग्री है। कब, ये जो रोड है ऐसे है 20 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट 0 पर है, बी पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे है। अब इस पॉइंट पर टेम्परेचर 30 डिग्री है, इस पॉइंट पर टेम्परेचर है आपका 80 डिग्री। तो ये कहना चाहता है इस कंडीशन से कि जब आपका x 0 होता है, टाइम कुछ भी, तो 30 डिग्री वैल्यू होती है u की। जब आपका x 0 होता है, x 20 होता है, टाइम कुछ भी, उस केस में u की वैल्यू 80 डिग्री होती है। ये कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन। उस केस में आपका जो ये u है उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट केस में, केस नंबर फर्स्ट यूज करेंगे। x की वैल्यू 0, तो u की वैल्यू कितनी है 30, तो x इक्वल टू 0 देन u की वैल्यू 30, तो u इक्वल टू 30 a इंटू एक्स 0 प्लस b मीन्स b इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे दूसरी कंडीशन, a की वैल्यू क्या है, u आपका आएगा 80, कब, जब a की x की वैल्यू है 20, तो a इंटू 20 और b की वैल्यू अभी आ चुकी है हमारे पास, तो 30, 80 माइनस 30 50 इक्वल टू a इंटू 20, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, a आ गया, b आ गया, तो u आ जाएगा। u आप कैलकुलेट करो, a और b की वैल्यू रखोगे 5/2 इंटू एक्स प्लस में 30, ये आपका u आ गया। u कब है ये, जब ये फंक्शन f(x) है, किस केस में हमने कैलकुलेट किया है, जब t 0 होता है, t 0 के केस में u आपका ये फंक्शन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं ux0, जो हम f(x) बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। ये अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रहा है, द टेम्परेचर ऑफ एंड आर चेंज टू 40 डिग्री टू 60। अब टेम्परेचर चेंज हो गया है, जैसे ही टेम्परेचर, वो इनिशियल कंडीशन थी, जब जैसे ही टेम्परेचर चेंज हो गया तो बाउंड्री कंडीशन क्या चेंज हो रही है, एक बार तो 40 आ रहा है, दूसरे केस में क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो ये आपकी बाउंड्री कंडीशन, देखो ये आपका f(x), ये आपके पास बाउंड्री कंडीशन। अब तो आप सोल्व कर सकते हो जल्दी से जल्दी कि स्टडी स्टेट में क्या होगा। समझ में आ रहा है इतना, या ऊपर से जाने लगा? थोड़ा 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 थोड़ा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले बता दो तो तुम्हें। अगर तुम फॉर्मूले याद रख सको तो फॉर्मूले कर लो, फॉर्मूले ज़्यादा बेटर रहेंगे। ये आपके पास ये जो क्वेश्चन है वो हीट इक्वेशन का नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन है ना, उसका क्वेश्चन है ये। अभी तक तो हमारे पास ऐसी कंडीशन में इक्वल टू ज़ीरो गिवन था, लेकिन जब राइट एंड बाउंड्री कंडीशन में कुछ वैल्यूज गिवन हो ना, वो होता है हीट इक्वेशन नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन। उस केस में आपको क्या करना है, आप एक क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन को आप देखोगे कि है क्या एग्जैक्टली, इस टाइप से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, ut इक्वल टू k टाइम ऑफ u(x)x या c स्क्वायर लगा लो।
अब इनिशियल कंडीशन क्या रहेंगी इसकी, u ऑफ x0 आपको गिवन होगा fx। बाउंड्री कंडीशन होंगी आपके पास u0t इक्वल टू c1 एंड u0t 0 नहीं, कोई सेकंड पार्ट लेंथ 1 और क्रॉस किया तो c2 होगा। अगर ये कंडीशन है जो हमारी अभी तक आई हुई है, तो आगे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। लेट द ट्रांसफॉर्मेशन u x t इक्वल टू v x t प्लस a x प्लस b। यहाँ से हम करेंगे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, u का तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे, v का विद रिस्पेक्ट टू t। अब a इंटू एक्स, a कॉन्स्टेंट है, x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0, फिर प्लस में b का 0 और x का तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं 0 हो जाएगा, तो u t इक्वल टू v t। ये तो विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आ जाएगा। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल चेंज करने हैं। ये जो जीरो नॉन जीरो वाली केस है ना, वो हमें ख़त्म करने हैं। हम जीरो पे लाके, हमें पहले फॉर्मूला पता है, उससे हम सोल्व करेंगे, जो c1 कोस वाला जो फॉर्मूला उससे सोल्व करेंगे हम। तो u t v t आ गया, u x निकालोगे तो राइट साइड में v x, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस में a आ जाएगा, b का 0। और अगेन डेरिवेटिव करेंगे, हमें तो u डबल x चाहिए, तो u डबल x इक्वल टू v डबल x और a का अब आ जाएगा 0। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब जो कंडीशन है वो कैसे बदल जाएंगी, u की जगह हमने क्या पुट किया है, v पुट करना है हमें। तो ये जो इक्वेशन है वो चली जाएगी, u की जगह v t इक्वल टू सी स्क्वायर v ऑफ एक्स एक्स, और जो सॉल्यूशन है वो लिखा जाएगा v0t इक्वल टू 0 एंड u v a कॉमा t इक्वल टू 0। हमें अब c1 c2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें याद रखनी पड़ेगी। अब ये वैसा वाला हो गया जिसका सॉल्यूशन हम अभी तक कैरी करके ले रहे थे। इसका सॉल्यूशन लिखा जाएगा v ऑफ एक्स टी इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n साइन n पाई साइन n पाई x बाई एल एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई बाई एल का होल स्क्वायर इंटू टी, जिसका a n कैसे कैलकुलेट किया था, 2/a या l यूज कर रहे ना, 2/l 0 टू l एफ एक्स साइन n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स। और जब ये वाली केस, ये फर्स्ट केस है, पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ अलग से। सेकंड केस में क्या था, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, उस केस में ये था कि आपके पास गिवन कंडीशन थी u t इक्वल टू सी स्क्वायर u एक्स एक्स। ये बीच में मैंने फॉर्मूले बताए, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन आपकी रहेंगी u x 0t इक्वल टू u ऑफ x a t इक्वल टू 0। जब डेरिवेटिव पे कंडीशन आपको 0 मिले और u x 0 एफ एक्स मिले, उस केस में आपके पास कोस वाली कंडीशन आती है। कोस वाली मीन्स कोस का सॉल्यूशन बनता है, देन सॉल्यूशन u x t इक्वल टू a नॉट बाई 2, जो अभी हमने करा था, प्लस में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कोस n पाई x बाई एल e की पावर माइनस n पाई बाई एल का होल स्क्वायर इंटू में t। अब इसमें a नोट हमने निकाला था 2/l 0 टू l एफ एक्स डी एक्स करके, और जो a n है वो हमने निकाला था 2/l 0 टू l एफ एक्स इंटू कोस ऑफ n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स, n इक्वल टू 1 टू अप टू इन्फिनिटी, सबके लिए निकाल सकते हैं।
ये हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया था, वो हमने फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था। और थर्ड क्वेश्चन आपका किस टाइप का है, जिसमें नॉन होमोजीनियस बाउंड्री है। क्वेश्चन वैसा ही है, राइट हैंड साइड में यहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू दे देगी। इसको चेंज करने के लिए हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता। पहली बात तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये जो काम किया है ना, ये स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल में चेंज किया है। कभी कभी होता है ऐसे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं पर अल्टीमेटम होगा नहीं, होगा तो आप इस तरीके से वैल्यू सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ ux0 आ गया, ये आपका c1 c2 आ गया। ये आपके पास कौन सी कंडीशन तक आ चुका है, यहाँ तक आपके पास आ चुका है। अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करके आपके पास जो आएगा और फिर आपको सोल्व करना होता है। देखो ये फॉर्मूले थोड़ा याद रख लेना। अब उसको सोल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को। हमें पता है ux t इक्वल टू वी एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी होता है। और सॉल्यूशन इसमें गिवन है u0t, वैल्यू गिवन है कितनी 40 और u20t आपको गिवन है 60। अब स्टडी स्टेट में कहाँ है वो ux0, क्या कैलकुलेट किया था हमने ux0 को, कैलकुलेट कर लिया था क्या fx फंक्शन। ये रहा ux0 5/2x प्लस 30। ये पुराने के केस में कैलकुलेट करा है, 40 वाले के केस में कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही जैसे इसमें करा है कि u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नए वाले केस में कितनी है वैल्यू 40 और 60 ना, यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ 60 लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमारा आएगा इसकी जगह पे 40, मीन्स b की वैल्यू आ जाएगी 40 जब नए वाले के केस में करेंगे। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे 20 प्लस 30, 30 नहीं 30 की जगह कितना है 40 और यहाँ आना चाहिए 60। तो 60 माइनस 40 यहाँ से आया 20 इक्वल टू ए टाइम ऑफ 20। ए की वैल्यू आ गई आपके पास 1 और बी की वैल्यू आ गई 40। तो सीधा सीधा यू की वैल्यू क्या आएगी x प्लस 40। लो आसान हो गया काम। ux0 क्या आ गया आपका x प्लस 40 आ गया, यहाँ से आ गया x प्लस 40। बस इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अब हम। सॉल्यूशन है हमारा वी एक्स सी टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन साइन, ये लिखना है ना हमें, साइन एन पाई बाई एक्स बाई एल, साइन एन पाई बाई एक्स बाई एल इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस के टाइम एन पाई बाई एल का होल स्क्वायर। ये आपको सॉल्यूशन लिखना है। आपके पास एफ एक्स ये रहा, ए एन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ये रहा फॉर्मूला एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एक्स बाई एल। ए एन के लिए फॉर्मूला है
एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एल बाई एक्स इंटीग्रेशन 0 to L 2/n dx। जैसे ही हमारे पास ए एन की वैल्यू आएगी हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। एफ एक्स हमारे पास ऑलरेडी है एक्स प्लस 40, 0 to L, एल हमारे पास कितना है 20, तो 0 to 20 एफ एक्स है एक्स प्लस 40 साइन एन पाई बाई एल से एन पाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल ही होता है क्या, ये एक्स होता है, ये रहा एक्स है भाई सॉरी, यहाँ एक्स ही है, तो एन पाई बाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सोल्व करना पड़ेगा, वो आप सोल्व करोगे। जैसे ही वैल्यू आएगी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना। अगर फिर भी ना हो तो कल पूछ लेना क्या डाउट आ रहे हैं, वो बता दूँगी। बट ट्राई करना है आपको, ट्राई नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब तुम्हारा जो रहता है मेन टॉपिक, टू डायमेंशनल हीट फ्लो का रहेगा, जो आपका लैप्लास होगा, कल लैप्लास शुरू हो जाएगा। वेरी लॉन्ग बार, लैप्लास वाला थोड़ा इजी पोर्शन रहेगा। ये भी अगर तुम फॉर्मूले पहले कर लोगी फिर इजीली क्वेश्चंस तुम निकाल पाओगी। फॉर्मूले एक बार ध्यान से पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन निकालने के लिए बैठना। यही क्वेश्चन जो मैंने कराए ना दोबारा से करना, ठीक है।